नमस्कार शोधार्थियों। आज हम YouTube चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से, क्योंकि कहना ज़रूरी है, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में लीना मल्होत्रा जी के साथ हैं। लीना मल्होत्रा जी कविता में, सोशल मीडिया में चिरपरिचित, चिन्हा पहचाना नाम है। कविताओं के सोशल मीडिया का जो शुरुआती दौर था उसमें लीना मल्होत्रा जी लगातार अपनी हस्तक्षेप बनाए हुए थी और चूँकि परिवार में भी उनके पढ़ने लिखने का माहौल था, गुड़गांव में, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। एक साहित्यिक संस्कारों वाला परिवार, पढ़ना लिखना परिवेश में मौजूद था, तो अपने किशोर वय से ही लीना मल्होत्रा जी ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। फेसबुक पर सक्रिय साहित्यकारों के संपर्क में धीरे धीरे लीना जी आईं और उनको प्रोत्साहन मिलता रहा। उनकी कविताओं का प्रकाशन होता रहा। आज देश भर के तमाम साहित्यिक समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में वो प्रकाशित होती हैं। उनकी सक्रियता, उनका जो एक क्रिएटिव सर्जक मन है, दिमाग है, दरअसल फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी रहा है। वे कविताएं लिखती हैं, लेख पत्र पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित होते हैं, चाहे वो नाट्य लेखन हो, रंगमंच हो, अभिनय की दुनिया हो, फिल्मों की दुनिया हो, धारावाहिक हो, स्क्रिप्ट लेखन लीना जी लगातार करती रही हैं। विजय तेंदुलकर और लेख टंडन, नरेश मल्होत्रा, सचिन भौमिक, सुभाष घई के साथ भी लीना मल्होत्रा जी ने कुछ काम किया है। अपनी फिल्म सिस्टर्स के निर्माण और निर्देशन में आजकल वो व्यस्त हैं। इनकी कविताओं में जो स्त्री के अनुभव हैं, जो उसका समूचा संसार है, परिवेश है, और उसकी जो निजी संवेदनाएं और सरोकार हैं, वो कविताओं में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शोधार्थियों, आप इन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर सकते हैं। बकौल कवयित्री खुद लीना जी का कहना है कि उनकी कविताओं में मैं या मेरा सर्वनाम का बहुतायत में प्रयोग हुआ है, लेकिन वो मैं लीना जी नहीं हैं, बल्कि वो मैं, वो अनुभव हैं, प्राप्त अनुभव हैं, वो संवेदनाएं हैं, वो समूचा स्त्री का संसार है जिसमें जनित पीड़ाएं हैं और जो किसी अन्य की भी हो सकती हैं। यानी कवि का जो स्वतः सुखाय होता है या कवि का जो निजी दुख होता है, दरअसल वो बहुजन हिताय और वो एक साधारणीकरण करते हुए सबको अपने में समो लेता है। वो दर्द, वो तकलीफ, वो यातना उनके जैसियों की भी होती है। तो ये एक तरह का स्त्री विमर्श है निश्चित तौर पर। इसलिए वो अन्य स्त्रियां भी हो सकती हैं। वो डर, वो आतंक, वो अकेलापन लीना जी का नहीं है। हाँ, कवि अतिरिक्त संवेदनशील प्राणी होता है, सर्जक होता है, सचेतन प्राणी होता है। तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के नाते जो कुछ लीना जी ने महसूस किया है, बस उसे मुखर कर दिया, उसे शब्द दे दिया और वो अब आपका हो गया। क्योंकि रचनाकार वैसे भी अपनी रचना से हट जाता है और जो कुछ उसके सामने होता है वह आपको अपने साक्ष्य जो हैं वो आपके सामने मौजूद रखता है। लीना जी के दो ज़रूरी संग्रह, मेरी यात्रा का ज़रूरी सामान और नाव डूबने से नहीं डरती, ये दो काव्य संग्रह साहित्य जगत में, कविता जगत में विशेष सराहे गए। इसके अतिरिक्त उनकी और कविताएं भी हैं जो विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। उन्हें युवा कविता सम्मान मिल चुका है और हेमंत स्मृति कविता सम्मान भी इन्हें नवाजा जा चुका है। आइए शोधार्थियों, हम इनकी 5 कविताओं के द्वारा इनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बनते हैं। पहली ही कविता जो मेरी प्रिय कविता है, प्रतीक्षा के पांव थे। दुख अपंग था जहां रख दिया वहीं अपनी संगति में गहरे में धंसने लगा। वह जगह हमारी छाती होती, हमारी नींद या हमारा चैन। सुख सिर्फ आंख था, क्षण में ही ढप से आंख मूंद कर मर जाता। किंतु हम उसके लिए इतने व्यग्र थे कि उसकी मृत्यु को भी देख न पाते और खुद को ढांढस देते रहते कि वह सो रहा है, अभी जगेगा। प्रतीक्षा के पांव थे, यानी दुख और सुख से परे। जो प्रतीक्षा है, दरअसल वही एक समय में सुख बनता है और वही प्रतीक्षा एक समय में दुख बनता है। शोधार्थियों, तो आप देखें कि जो सतत है, जो गति में है, जो कंटिन्यूटी में है, वो प्रतीक्षा है।
प्रतीक्षा के पांव थे और वह दूर भागती थी कहते हुए, पकड़ो मुझे। उसमें अलौकिक शक्ति थी। वह भागते हुए पाला कर जाती और जा गिरती किसी अन्य जन्म में। हम उसके पीछे भागते और जन्म की रेखा के इधर ही रह जाते। हमारे पास अपनी जातक कथाएं नहीं थीं, कर्मों के गणित के ब्यौरे नहीं जानते थे हम। इसलिए प्रतीक्षा जब किसी अन्य जन्म में मिलती, प्रेम का चोगा पहने, तब हम उसे प्रेम समझ बैठते। फिर दिखता अंत में उसका वास्तविक चेहरा। एक दिन आ जाती जब वह अपना ऋण मांगते हुए कहती फिर, पकड़ो मुझे। यानी जो सतत है शुद्धार्थियों, वो प्रतीक्षा है। यही प्रतीक्षा पूरी हो जाए, यही प्रतीक्षा मिलन हो जाए, यही प्रतीक्षा मुकम्मल हो जाए तो सुख, और ये प्रतीक्षा चिर रहे, व्याकुल करे, बेचैन करे, अनुभवों में कसैले तिक्त कड़ियां जोड़ जाए तो दुख। तो सुख, दुख और प्रतीक्षा को व्याख्यायित करने का, परिभाषित करने का लीना जी का अपना अंदाज, बेहतरीन कविता शोधार्थियों, जिसे हम अपना निजी सुख दुख मानते हैं, दरअसल वो समय के परे नहीं है। वो समय के साथ ही जुड़ा हुआ है, वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। और इस वर्तमान में हम आघा जाए तो सुख, बेचैन रहें तो दुख। और जो इन दोनों के बीच है, जो इन दोनों की दूरी मापती है, वह है प्रतीक्षा। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है अधूरी कविताओं की प्रतीक्षा। अधूरी कविताओं की प्रतीक्षा भी होती है बहुत अधिक प्रेम सरेखी। प्रेम को परिभाषित करने का लीना जी का अपना ही अंदाज है। आप देखें, अधूरी कविताओं की प्रतीक्षा भी होती है बहुत अधिक प्रेम सरीखी। काल गुजरता है जब अपने जूते चटकाते हुए, वह कभी नहीं कहती मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझ में कुछ अधूरा है उसे पूरा कर दो। वह जानती है जब भी पढ़ेगा उन्हें कोई, एक अपराध बोध से भर जाएगा। जैसे ही वह कोई छुरा भोंकी हुई देह है, जो या तो प्रतीक्षा के रक्तस्राव से मरेगी या छुरा निकलने की अथाह पीड़ा से। माने वो सोच, वो उतनी देर का असमंजस, उतनी देर का मन के भीतर का उथल पुथल, दरअसल जो जितने गहरे डूबता है वो जान पाता है उस भाव को कि प्रेम क्या है, काल का सरकना क्या है, हमारा जुझारू होना, जूते चटकाना जिसे लीना जी ने कहा, हमारा निरंतर संघर्षशील रहना, और अधूरे गणित, अधूरे फलसफे दरअसल और कुछ नहीं अपराध बोध दे जाते हैं। फिर वो मृत्यु की प्रतीक्षा हो, वो लगातार मृत्यु के इंतजार में जिए जाने की एक मुहिम हो। दरअसल लीना जी इस कविता में मृत्यु के और जीवन की जो बीच की फांक है, जो कविता में भी है और जो जीवन में भी है, उसे बहुत सफाई से, बड़ी पारदर्शिता से उभार लेती हैं, निखार देती हैं। ये कविता लीना जी के मुंह से कई बार सुनी है मैंने, और ये कविता बेहतरीन कविता है। संग्रह का शीर्षक भी इसी नाम से है, मेरी यात्रा का जरूरी सामान, मेरी यात्रा का नया सामान। अब जबकि मेरा गंतव्य आने को है, लक्ष्य, मुहिम, मुझे पता लगा कि कोई मेरा सामान लेकर चला गया। मेरे सामान में थी मेरी आधी उम्र की कटुताएं, स्त्री होने की यातनाएं, जो अब मेरी आराम गाह बन चुकी थी। मतलब आदतन अब मैं उसकी लत हो गई थी, मुझे उसकी आदत हो गई थी। मेरी आधी उम्र की कटुताएं और स्त्री होने की यातनाएं जो अब मेरी आरामगाह बन चुकी थीं, मेरे सामान का कोई पुरुष क्या करेगा? शायद उसके घर में भी हो कोई स्त्री, वह उसे तुरंत अपना मान लेगी। स्त्रियों की मुसीबतें ही नहीं, जरूरतें भी एक से होती हैं। मैंने परिचय देते हुए कहा ना शोधार्थियों कि ये लीना जी के दुख नहीं है, ये उनकी प्रतीक्षाएं नहीं है, ये उनका दर्द, उनका एलियनेशन या उनका आइसोलेशन नहीं है। ये उनके सरीखी जो भी रचनात्मक हैं, जो भी जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, उन सब की यात्रा है ये। स्त्रियों की मुसीबतें ही नहीं, जरूरतें भी एक सी होती हैं, किंतु उसमें थी मेरे सबसे छुपाए गए प्रेम की स्मृतियां,
प्रेम में उपेक्षित मेरा दिल सिकुड़ कर बटन जितना हो गया था, जिसे मैंने संदूक में रख दिया था। संदूक खोलते ही वह निर्जीव अपने 4 सुराखों की प्रतीक्षित आंखों समेत गिर पड़ेगा। उसमें प्रेम के एक टांके की आस चिपटी हुई थी, और वह पुरुष जो मेरा सामान लेकर चला गया है, क्या उसे संदूक खोलते ही किसी स्त्री का सामान पाकर उस स्त्री की याद आएगी, जिसके प्रेम को वह कभी कभी सिगरेट के साथ सुलगा लेता है? क्या वह उस प्रेमिका को देखने चल देगा जो अब शायद किसी की पत्नी होगी, मां भी? अगर वह नवयुवक हुआ तो उसकी कहानी चुंबन से शुरू होगी, जो टैटू की तरह प्रेमिका की आत्मा पर जड़ देगा, जो चिरकाल तक उसकी देहरी पर दीप की तरह जलता रहेगा। जो भी हो, मैं प्रफुल्लित प्रमुदित हूं एक पुरुष का सामान पाकर। मेरी 5 फीट की साड़ी के बदले इसमें है छोटी छोटी निक्करें और टी शर्ट, जिसमें मेरे वक्षों का उभार ढकने को एक दुपट्टा तक नहीं, एक प्रतीकात्मक गुलाम टाई भी नहीं। यह आजादी मुझे नई ऊर्जा भर रही है। इसमें पुरुष के जूतों का एक चमकदार जोड़ा है, जिसके पास निष्ठुरता से भरी दुनिया को रौंदते हुए आगे बढ़ने का अनुभव है। इसमें है एक बोतल विदेशी शराब, जिसका नशा मेरी स्त्री होने की सीमाएं भुला देगा मुझे। नए सामान के साथ ही बदल जाएगा मेरी यात्रा का मार्ग और गंतव्य, और यात्रा को बरतने का सलीका भी। लीना जी बेहतरीन तरीके से जानती हैं शोधार्थियों कि यात्रा में रखे हुए ये जरूरी सामान पड़ाव में काम आएंगे। मंजिल तक पहुंचाने में यही सुधियां, यही स्मृतियां, यही अनुभव, यही संवेदना हमारा पाथेय बनेंगे। और जब सामान में अदला बदली हो गई, तो अनुभवों में अदला बदली, तो परख में अदला बदली, जीवनचर्या में अदला बदली, और संघर्ष में भी। लीना जी कहती हैं कि आज अब ये जो पुरुष का अनुभव है, ये जो पुरुष के संघर्ष हैं, ये जो पुरुष के लिए जरूरी, जो कहते हैं ना वर्चस्व, ठसक, मूछ और पूंछ, उसको लीना जी कहती हैं अब एक स्त्री जो अब तक अपनी यातना में, अपनी पीड़ा में अपने को बरतती आई थी और गंतव्य तक पहुंच रही थी, उस जरूरी सामान में इस फेरबदल ने उसके अनुभवों को एक नया पड़ाव दे दिया है, एक नई मंजिल दे दी है, एक नई लड़ाई दे दी है, एक नया संघर्ष दे दिया है। और अब वो अपनी नजर से और उस नजरिए को भी, उस दुनिया को भी देखेगी, परखेगी, और ठेंगे से और जूते की नोक से वो दुनिया जो पुरुष की बपौती को दिखाती है या जो पुरुष के ठसक को दिखाती है, वो स्त्री जिएगी। बेहतरीन कविता। अगली कविता, बेलौस हंसी। हम तो इतनी नाराजगी के बीच भी हंस पड़ते हैं, मानो नाराजगी की सर्पीली सड़क टूटी हो बीच में, और हम हंसी के गड्ढे में जा गिरे हों। हालांकि उद्वेग के क्षण में फेंकते हैं अधीर हम शिकायतों की नुकीली कुल्हड़ियां, जो कलेजा चीर कर दो फांक कर दे। उदास हैं हमारी भी अबोली रातें, हमें भी जीतना है, झुकाना है दूसरे का सिर, और फिर माफ करने की गर्वीली मुस्कान के भार से दबा देना है अहंकार की उड़ान को। लेकिन ये जो हंसी छूट जाती है किसी ढीले पड़े नल सी, जिसमें से टपक जाती है बूंद बूंद हंसी, तो कभी फव्वारा ही फूट पड़ता है। यह जय पराजय के मुकाम से पहले ही हरण कर लेती है उन गर्वीले क्षणों को, किंतु इसी से जुटाते हैं हम 2 घायल योद्धा, अपनी ऊर्जा और मरहम आगे लड़ने की। बीच में कई बार हंसते हुए हमने चाय भी पी है, जिसे तुम कहते हो युद्ध की रणनीति, उसे मैं कहती हूँ जीवन का जरूरी निठल्लापन, जो कामकाज और युद्ध से ज्यादा जरूरी भी है और इच्छित भी। ये हम स्त्रियां ही जानती हैं कठिन दुर्घर्ष दुर्दिनों को किस तरह बिताया जाए, किस तरह सहज बनाया जाए, ये हम स्त्रियां ही जानती हैं। और ये हमारा विमर्श कहता है कि हम अपने एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचने के लिए इस हंसी से, इस पारदर्शिता से, इस बिलौसपन से, इस बिंदासपन से ही ऊर्जा पाती हैं।
और अपनी लड़ाई लड़ती हैं, आगे जुझारू बनती हैं। और हम केवल अपने भीतर साहस नहीं, बल्कि अपने अपनों के लिए भी लड़ रही होती हैं, अपने अपनों के भीतर भी साहस भर रही होती हैं। और लीना जी की यह कविता इसीलिए कालजयी कविता है कि वो अन्य स्त्रियों की भी बात कर रहा है, उन तमाम स्त्रियों की बात कर रहा है जो लड़ना जानती हैं, जो उसी सहजता के साथ इस पुरुष के वर्चस्व को, पुरुष की रुग्ण मानसिकता को चुनौती दे रही हैं। बेहतरीन कविता। और ये अगली कविता, सबसे सुंदर प्रेम कथाओं के नायक। सबसे सुंदर प्रेम कथाओं के नायक भगोड़े हुए या सन्यासी। जब प्रेमिकाओं के अश्रुओं में गल गई 70% पृथ्वी, उन्होंने तप किया उसी पत्थर पर जिसे छाती पर धरी प्रेमिकाओं ने चिरकाल तक की प्रतीक्षा। गर्व के पर्वत जो चूर चूर हो समतल हुए, उसी बची हुई धरती पर उन्होंने परम मोक्ष के ध्वज फहराए और अमर हुए। उनकी अंतर्दृष्टि न देख पाई रक्त रंजित स्मृतियां, जिसे बैकपैक की तरह उठाए वे अंतरलोक की यात्रा पर निकल गई और फिर नहीं लौट पाई अपनी ही देह में। सबसे सुंदर प्रेम कथाओं की नायक भगोड़े हुए। इस पलायन को दरअसल लीना जी माफ नहीं करती, क्षमा नहीं करती। और हम स्त्रियां क्षमाशील होती हैं, हम माफ कर देती हैं, हम उदार कही जाती हैं, हमें कहा जाता है हम दया, ममता और करुणा का भंडार हैं, हमें ये अपने रतन संभाले रखने चाहिए, संजोए रखने चाहिए और दुनिया से इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। लेकिन लीना जी चेताती हैं कि जो सन्यासी हुए, जो संसार भर दुनिया भर घूमकर अपने भ्रमणशील और अपने चिंतन और अपनी चिंताओं को सारी दुनिया के लिए समेटते रहे और अपने अनुभवों को बढ़ाते रहे, वे दरअसल कच्चे प्रेमी थे। क्योंकि सच्ची प्रेमिकाएं तो उस धीरज के पहाड़ को ढोती रहीं, अपने छाती से लगाए उसे सेती रहीं, सजोती रहीं। प्रेम का निर्वाह तो स्त्रियों ने किया, प्रेम को स्त्रियों ने बेहतर तरीके से समझा, परखा, जाना और निभाहा। और लीना जी उसी प्रेम की बात करती हैं कि जहां एक तरफ निर्वाह है, परवाह है, मान है, मनुहार है, और दूसरी तरफ उसे एक संबंध की तरह, उसे एक क्या कह सकते हैं, एक समझौते की तरह, या उसे एक बंधन की तरह, एक स्वयं का कंफर्ट जोन की तरह कहते हुए, जानते हुए पुरुष उससे बेदखल हुए, उससे निकल गए, उससे निकलना चाहते रहे। प्रेम में पड़ी हुई स्त्रियां कभी नहीं निकलती और प्रेम में डूबे हुए पुरुष पार हो जाना चाहते हैं। और लीना जी जो डूबा सो पार, लीना जी खुसरो की उस पंक्ति पर भरोसा करती हैं और कहती हैं, स्त्रियां डूब डूब कर नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। तो प्रेम का तो पसार ही ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया।